दोस्तों नमस्कार। जूलॉजी के एक नए टॉपिक में आपका स्वागत है और आज हम इन 25 से 30 क्वेश्चन को करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पीएनएसटी के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। पीएनएसटी के जो एग्ज़ाम है वो नियर बाई आपका होने वाला है। यदि आप इस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं तो ज़रूर क्वेश्चंस को लगाना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसके बेस पे ही आप क्वेश्चन की जो लेवल है उसे समझ पाएंगे और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कैसे उन्हें अटेम्प्ट करना है, किस टाइप की लैंग्वेज रहती है, ये सब जानेंगे। तो एक जूलॉजी के हम इन क्वेश्चन को देखते हैं और उससे अनुमान लगाएंगे कि किस तरीके से हम इसको पास कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें, बिकॉज हमने बहुत सारी वीडियो इस पर बना रखी हैं और आगे भी जो भी नए वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास में आती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, फ्यू टॉक्सिक पॉल्यूशन इन द वाटर अंडरगोज बायोमैग्निफिकेशन विच मीन्स, जल में कुछ विषैले प्रदूषक जैव आवर्धन से होकर गुजरते हैं, जिसका अर्थ आपको बताना है कि प्रदूषण की सांद्रता में वृद्धि होती है क्योंकि वे पुनर्चक्रीय नहीं किए जा सकते। प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि क्योंकि वे निम्नीकरण नहीं होते। लगातार पोषण स्तरों में प्रदूषणों की सांद्रता में वृद्धि होती। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका तीसरे नंबर का, कि इस टाइप में क्या होता है, लगातार जो प्रदूषक तत्व होते हैं उसकी कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। जैसे कि किसी भी एरिया में यदि आपका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, सांद्रता बढ़ती जाएगी, तो वो वाटर लेवल में क्या होगा कि प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो इसमें कंसंट्रेटर धीरे धीरे सांद्रता इसकी बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से ये और प्रदूषित होता जा रहा है। जैसे कि जब आपका कोई पानी नीला होता है लेकिन उसमें जब गंदगी हो जाती है धीरे धीरे उसका कलर क्या हो जाता है, हरा होने लगता है और वो और ज़्यादा हो जाता है तो वो ब्लैक कलर का पानी हो जाता है उसमें, क्योंकि जो उसकी प्रदूषक थी उसकी मात्रा उसमें बढ़ती जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आपको बताना है कि द नंबर ऑफ बोन इन एक्सियल स्केलेटल इज। तो आपको बताना है कि एक्सियल स्केलेटल में कितनी बोन्स होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सियल स्केलेटल क्या कहलाता है। तो जैसे हमारा मानव शरीर होता है, मानव शरीर के अंदर जो भी सिस्टम पाया जाता है उस सिस्टम में बोन्स पाई जाती हैं। बोन्स में दो प्रकार की बोन्स पाई जाती हैं। एक तो आपकी बोन्स हो गई आपकी ये वाले एरिया की, जो कि आपकी हेड, नेक और ये आपका ट्रंक वाले एरिया में पाई जाती हैं। दूसरा जो आपकी बोन पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं आपकी हाथों में, दोनों हाथों में और दोनों पाँव में। तो एक्सियल्स बोन जो कहलाती हैं वो आपकी कहलाती हैं जो आपकी गर्दन और ट्रंक में जो हड्डियां पाई जाती हैं वो आपकी एक्सियल बोन कहलाती हैं। और उसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 80 होती है। कितनी होती है, 80 होती है। तो एक्सियल बोन की संख्या कितनी है, 80। और बाकी जो बची हुई 126 जो दूसरी बोन्स रहती हैं वो आपके हाथ में और पाँव में पाई जाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं क्या है। द फर्स्ट क्लिनिकल जेनेटिक थेरेपी वाज गिवन इन द 1992 में प्रथम निदानीय क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में SCID विकार वाली एक लड़की को दी गई थी, जो किस हार्मोन्स या जीन की वजह से होती है। तो आप पहले एक चीज़ समझ लें कि इसमें जो एक वर्ड है आपका SCID का मतलब होता है आपका सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी। क्या होता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है, तो ये इसमें होता है। और इसमें जो आपका आंसर है एडेनो डिमेनेज करके एक जो रहता है आपका, उसको हटाने के कारण ये आपकी बीमारी से निजात मिलती है। तो क्या है, एडिनो डेमिनेज करके जो है इसको अलग करने से इससे निजात मिलती है। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है, द एम्ब्रियन विथ 8 to
16 ब्लास्टोमस इज, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। तो आपने एक क्वेश्चन यदि आपने कभी पढ़ा हो तो जायगोट के बाद में, जायगोट जिसमें अंडाणु आपका और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, अंडाणु शुक्राणु मिलकर क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। अब जायगोट जब डेवलप होता है तो उसमें सेल डिवीज़न होता है, मतलब यदि आपकी एक सेल है, एक से दो सेल बनेंगी, दो से आपकी यहाँ दो सेल बनेंगी, फिर इसके बाद में यहाँ दो सेल बनेंगी और इसके बाद में यहाँ से दो दो सेल ऐसी ऐसी बनती जाएंगी। तो यदि आपकी जो सेल्स बनती हैं उन सेल्स में ये जो 8 सेल बनी हैं, ये वाली जो 8 सेल बनी हैं, यहाँ से यहाँ तक जो 8 सेल बनी है, और इसके बाद जो आगे की जो यहाँ पे जो प्रोसेस होगी ये टोटल 16 सेल यहाँ पे डेवलप होंगी। इसे हम क्या बोलते हैं? तो इससे आपको बताना है कि इसे क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम मेरुला। इसे क्या बोलेंगे हम? मेरुला। ठीक है। और इसमें जो सिंगल सेल, एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये जो सिंगल सेल जो रहेगी यहाँ पे वो कहलाएगी पोलर बॉडी। जो पहली सेल्स जो रहती है ना उसको बोलेंगे पोलर बॉडी। ठीक है। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया को एक बिंदु से शुरू करने और अन्य आवासों में बदलने को कहा जाता है। तो आप यदि किसी व्यक्ति को या एक प्रजाति को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं जायोग्राफिकल एरिया में, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे अपने आप को वहाँ पे उस अनुकूल या उस व्यक्ति उस एरिया के अनुकूल अपने आप को विकसित करेगा। यदि कोई व्यक्ति आपका ये कोई व्यक्ति आपका जंगल में रहता था और ये व्यक्ति आपका यहाँ गांव में आके इसमें रहना चालू करता है यदि, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे इसके वातावरण में ये मिल जाता है। जब इसके वातावरण में मिल जाता है तो उस प्रक्रिया को या उस कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे एडेप्टिव रेडिएशन, अनुकूलन विकिरीकरण। ठीक है। तो यदि किसी व्यक्ति किसी एरिया में एडेप्ट हो जाता है, रहने लगता है, तो वो क्या कहलाता है, अनुकूलन विकिरीकरण कहलाता है। ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते क्या है कि द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन in the human that protect and develop dissociation of the embryon in the uterus। तो आपको बताना है कि एक एक्स्ट्रा जो झिल्ली होती है उससे क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जब एक व्यक्ति या एक मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, वो फ्लूइड कहलाता है आपका कौन सा, अम्नियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। इस अम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है। ये झिल्ली आपकी एम्ब्रियन जो बच्चा डेवलप हो रहा है इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाएगी। झिल्ली हम बोल सकते हैं ये इसमें ऐसे इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाएगी। उस झिल्ली को हम क्या कहेंगे, उस झिल्ली को हम बोलते हैं अम्नियोन। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, अम्नियोन। ठीक है। अब आपको बताना है द लेटर टी। आपको बताना है एक लेटर है जो कौन सा है, टी। टी किसको डिनोट करता है, किसको दर्शाता है? क्या वो थायमस को दर्शाता है या थैम्बिन को दर्शाता है, थर्मोसाइट को दर्शाता है या फिर टिटनेस को दर्शाता है? तो आपको पता है कि सेल्स दो जगह बनती हैं, एक तो बनती है थायमस के अंदर और एक बनती है ब्लड के अंदर। तो जो टी है वो क्या है, थायमस। क्या है वो, थायमस। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है, थायमस। ठीक है। क्योंकि सेल्स का डिवीजन होता है थायमस में और ब्लड में से। एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट होता है और बी लिम्फोसाइट होता है। टी जो रहती है वो थायलस से डेवलप होती है, बी जो होती है वो ब्लड के थ्रू डेवलप होती हैं। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बोलने वाला है। द बार्डर वेस्कुलर सिस्टम इज यूनिक कैरेक्टराइज पॉसिबल बाय द विच फार्म। एक संवहनी प्रणाली का अनूठी विशेषता है जो किस संघ में पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका इकोनोडर्मेटा। ठीक है।
ये है आपका क्वेश्चन का आंसर, इक्विनोडर्मिटा में ये पाया जाने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्या है। आपको बताना है कि एक पैरासाइट का नाम बताना है, पैरासाइट वर्म दैट द कॉज द स्लोली डेवलपमेंट इन क्रोनिक इन्फ्लामेशन। उस परजीवी कृमि का नाम बताना है जो अंगों में धीरे धीरे विकसित होने वाला पुरानी सूजन का कारण बनता है, जिससे वो कई वर्षों तक आमतौर पर निचले अंगों में लसिका वाहिनियों में पाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि कई पेशेंट या कई आपने एक व्यक्ति देखे होंगे जिनके जो पैर होते हैं वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं, उनके जो पैर है ना वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं, सूजन यहाँ आ जाती है और वो ऐसे लगते हैं जैसे कि किसी हाथी का पाँव हो गया है। तो जो हाथी जैसी पाँव की जो बीमारी है, यही वो बीमारी है जो किसी परजीवी के द्वारा होती है, और उस परजीवी का जो नाम है वो है आपका बेरिचिया मलाई। बेरिचिया मलाई एक ऐसा परजीवी पैरासाइट होता है जो कि इस प्रकार की बीमारी को पैदा करता है, जिसे हम दूसरी भाषा में हाथी पाँव भी कहते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं। बायोलॉजिकल नेम आर गिविंग इन। तो आपको बताना है कि बायोलॉजिकल के जो नाम है वो किस भाषा में दिए जाते हैं। तो आपने सुना संस्कृत वर्ड में दिया जाता है और ग्रीक वर्ड में दिया जाता है, इंग्लिश वर्ड में, लैटिन वर्ड में। तो जो बायोलॉजिकल जो नाम होते हैं, जो बायोलॉजिकल जो नाम दिए जाते हैं बायोलॉजिकल, वो बेसिकली जो नाम होते हैं वो होते हैं आपके लैटिन भाषा में। किस भाषा में होते हैं? लैटिन भाषा में बायोलॉजिकल नाम दिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कॉन्ड्रियोसाइट्स आर फाउंड इन। तो कॉन्ड्रियोसाइट्स की जो कोशिका या कॉन्ड्रियोसाइट्स टाइप की उपस्थिति कोशिकाएं होती हैं वो काय में पाई जाती हैं? वो आपकी पाई जाती हैं कार्टिलेज में। किस में पाई जाती हैं? कार्टिलेज में। ब्लड में ब्लड सेल पाई जाती हैं, एपिथेलियम में एपिथेलियम सेल पाई जाती है, नर्वस में नर्वस सेल पाई जाती हैं, और कार्टिलेज में जो है वो कौन सी पाई जाती हैं? आपकी कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ पाई जाती हैं आपकी? ये पाई जाती हैं आपकी कार्टिलेज में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज से आपको पता होना चाहिए कि व्हाट ऑटो इम्यून डिसीज क्या कहलाती हैं। तो एक चीज़ आप समझिए, ये आप किसी व्यक्ति की बॉडी है, ठीक है, ये इस बॉडी में कोई इसकी रक्षा करने के लिए एक सैनिक है। यदि ये सैनिक अपने ही मालिक पर हमला कर देता है, यदि ये सैनिक अपने ही मालिक पर हमला कर देता है, मतलब ऑटो इम्यून कहलाएगा वो, जिससे अपनी बॉडी अपने पर ही अटैक करना चालू कर दे, तो वो कहलाती है ऑटो इम्यून डिसीज। ठीक है, तो ये व्यक्ति इस पर अपनी जो इसकी इम्यूनोलॉजी या इम्यून सिस्टम है वो अपने ही बॉडी को खाना चालू कर दे। तो इस प्रकार की जो एक बीमारी होती है वो होती है रोमेटिक फीवर। रोमेटिक फीवर एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति होता है वो ऑटो इम्यून डिसीज़ के अंतर्गत परेशान रहता है वो। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रो एलिमेंट्स। तो दो प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है आपके माइक्रो और दूसरा होता है मार्को। ठीक है, तो जो कॉपर होता है ये आपका माइक्रो एलिमेंट्स के अंतर्गत आता है। अब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डज नॉट द हैव सीरस लाइनिंग आउटसाइड। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस में बाहरी सीरस लाइन या तरल स्तर नहीं होता है। तो आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि जो ह्यूमन इम्यूनोटॉमी होती है या ह्यूमन की जो पाचन तंत्र होता है, उस पाचन तंत्र में ऐसी एक पूरी लाइन के थ्रू आपका स्ट्रक्चर बनता है। इसमें सबसे पहले आपका आता है, ये देखिए इस तरफ से, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, फिर ये आपकी जाके ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन हो जाती है तैयार, और इस टाइप से आपका डाइजेशन सिस्टम ये कवर हो जाता है। ठीक है, ये आपका रेक्टम हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा है सीरस लाइन, सीरस मतलब तरल स्तरीय नहीं होता है। तरल स्तरीय से एक तो आप वर्ड आपको याद रहना चाहिए कि ये जो आपका इसोफेगस है ऊपर का, इस इसोफेगस में आपका तरल स्तर
रह सकता है कि नहीं रह सकता? नहीं रह सकता, क्योंकि जो तरल है वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा, ये स्टोमक है, स्टोमक में रहेगा, स्टोमक में रहेगा क्योंकि यहाँ HCl भरा रहता है, ठीक है। इसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तरल रह सकता है। तो अल्टीमेटली आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाता है कि जो आपका इसोफेगस होता है उसमें इस तरीके या जो सीरस की जो लाइनिंग है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब आपको बताना है मेलाटोनिन हार्मोन इज रिलीज बाय। तो मेलाटोनिन की आपको एक खास विशेषता बता देता हूँ कि मेलाटोनिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो कहाँ पाया जाता है, आपकी ब्रेन के पास में एक छोटी सी ग्रंथि होती है, 100 से 150 mm की एक छोटी सी ग्रंथि होती है, लगभग आपकी इतनी साइज की ग्रंथि होती है, और उसमें से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है आपका एक हार्मोन्स जो सीक्रेट करती है वो करती है आपकी कौन सी ग्रंथि, वो करती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन, और मेलाटोनिन हार्मोन की बहुत बड़ी विशेषता है, ये विशेषता है आपकी कि यदि इसमें लाइट आती है, यदि इस हार्मोन्स में या इस जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से यदि ये लाइट के संपर्क में आते हैं तो ये मेलाटोनिन निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और यदि ये लाइट आपकी जब इस पर नहीं पड़ती है या प्रकाश नहीं रहता तो ये मेलाटोनिन निकलना चालू हो जाता है, और ये मेलाटोनिन हार्मोन्स ही आपको नींद लाता है। तो ये आपके लिए जो ये आप बोल सकते हैं नींद हार्मोन्स किसे बोलेंगे, तो मेलाटोनिन को ही आप नींद हार्मोन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्लीप हार्मोन्स है। क्या है भैया? स्लीप हार्मोन्स। कौन सा? मेलाटोनिन।